हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के शेष टॉपिक की बात करेंगे। आज हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे, 20 का जो एनसीईआरटी प्रश्न है उसको भी सॉल्व कराएंगे। आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और आप वीडियो देख करके लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो बात करें हम जो शेष टॉपिक है आज चैप्टर की, तो उसमें आपका पहला है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को करना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हमने बताया कि चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, यदि वह एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो आइए देखा जाए ऑक्सीकरण क्या है। जैसे हमने लिखा Na एरो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखा जाए सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो उसके ऊपर अगर एक पॉजिटिव चार्ज लग गया तो इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया, तो इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा Mg एरो Mg +2 चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखा गया मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और यहाँ पे +2 हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इस तरीके से ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपचयन की। तो अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा होता है, यानी उसमें त्याग किया गया तो इसमें ग्रहण किया जाएगा। परिभाषा हो जाएगी, अपचयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु, किसी भी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो उसी समीकरण को आप उल्टा कर दीजिए, पीछे का आगे, आगे का पीछे कर दीजिए, तो कुछ ऐसे हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Na हो जाएगा। उसी तरीके से Mg +2 इलेक्ट्रॉन एरो Mg +2 हो जाएगा, ये सॉरी Mg हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपका मैग्नीशियम धातु बना और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बना। तो परमाणु, अणु या आयन के द्वारा, किसी भी परमाणु, अणु, आयन के द्वारा जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उसको हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका ये होता है कि जिसमें चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, अगर ऑक्सीकरण है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसकी जो संयोजकता होती है वो बढ़ती है। ऑक्सीकरण में पहले कम बाद में अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए सोडियम की संयोजकता यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पर यानी कोई चार्ज नहीं, संयोजकता इसकी 0 होगी। और जब इधर की बात करेंगे तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यानी संयोजकता इसकी 1 है। यानी धनात्मक संख्या अगर बढ़ती है तो उसको हम कहेंगे अपचयन, और धनात्मक संख्या यदि कम होती है तो उसको हम कहेंगे यदि धनात्मक संख्या बढ़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, और धनात्मक संख्या घटती है तो उसको हम अपचयन कहेंगे। ये साइट्रिक है। ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन बनती है, जिसको हम कहते हैं अपचयोपचय अपक्रिया। यानी वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। जब दोनों अपक्रिया साथ साथ होती है तो ऐसी अपक्रिया को हम अपचयोपचय यानी रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप ले लीजिए SnCl2 प्लस FeCl3 एरो SnCl4 प्लस FeCl2। तो यहाँ पे देखेंगे Sn की संयोजकता 2 और यहाँ पे फेरस की संयोजकता 3, यहाँ पे Sn की संयोजकता 4 और यहाँ पे फेरस की संयोजकता 2। तो यहाँ पर आप देखिए 2 से 4 में, यानी अगर यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे +4 है। तो हमने बताया कि जिसकी संयोजकता बढ़ेगी
वो ऑक्सीकरण होगा, और जिसकी संयोजकता घटेगी वो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 4 हुआ ऑक्सीकरण, और यहाँ पे 3 से 2 हुआ तो अपचयन। इस तरीके से ये अपक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, अपचय अपचय क्रिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। SN1 तो Cl 2 3 6 और 2 8, 4 ही हो गया, 2 दूना 4 8 हो गया। तो इस तरीके से ये अपचय अपचय क्रिया हो जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो चैप्टर के मध्य में NCERT प्रश्न होते हैं उन NCERT प्रश्नों में। तो NCERT प्रश्नों में जो पहला प्रश्न आपका है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम की फीती को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम धातु को फीती से साफ क्यों किया जाता है। तो इसका रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। तो जब बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है तो हम जानते हैं ये है कि मैग्नीशियम धातु क्रियाशील होने के कारण जब वो वायुमंडल में खुले वातावरण में रहती है तो वायुमंडल से वो नमी और ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्साइड बना लेती है। तो जिसके ऊपर मैग्नीशियम के धातु के ऊपर क्या होता है कि परत जम जाती है, और जब परत जम जाती है तो उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। उसको क्रियाशील करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेगमाल से या फिर बालू या सैंड से जो भी होता है उससे हम उसको साफ करते हैं। तो आंसर इसका आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम धातु बहुत अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायुमंडल से ऑक्सीजन और नमी को लेकर के ऑक्साइड बना लेती है। उस ऑक्साइड की परत क्या करती है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता को घटाती है, जिससे उसको क्रियाशील बनाने के लिए उसको साफ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण लिखना हमने आपको बता दिया है, आप वीडियो के आधार पर देख करके बनाएंगे समीकरण को। तो जिसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर है हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो H2 + Cl2 एरो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न इसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस। तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस AlCl3। बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 3 कर दीजिए। ठीक है, तो क्लोरीन आपका 6 हो गया। यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब SO4 कितना 3 है तो यहाँ पर आप भी 3 कर देंगे, बेरियम अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका संतुलित समीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है सोडियम प्लस जल। सोडियम प्लस जल बराबर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो समीकरण लिखना है Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस H2 हो जाएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी इसमें आपको ये दिखाना है कि जो समीकरण हमको दिया गया है उसकी क्या अवस्था है, अवस्था के साथ साथ उसको संतुलित भी करना होगा। तो देखते हैं एक प्रश्न, बाकी आप दो प्रश्न है, एक हम करेंगे एक आप करेंगे। तो आइए देखा जाए। पहला प्रश्न है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 एरो अपक्रिया करके ये बनाया है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो NaCl प्लस BaSO4 ये आपका समीकरण बना हुआ है। ठीक है, अब आपको दिखाना ये है कि इसमें किसकी क्या अवस्था है। प्रश्न की तीसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अव्यवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जो अवस्था है रासायनिक समीकरण का वो भी लिखना है और संतुलित समीकरण भी लिखना है। तो उसमें पहला प्रश्न ये है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अपक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन देते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका अपक्रिया है, इसको आपको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है और आपको ये भी बताना है कि ये अपक्रिया किस अवस्था में है। तो उसको जानने के लिए हम देखें समीकरण।
तो समीकरण में ये देखें कि बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये पहले तो हम संतुलित समीकरण लिख लिए, फिर इसमें हम आपको ये दिखाएं कि मतलब हमको ये बताना है कि एक किस अवस्था में कौन क्या प्राप्त हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका एक्यू फॉर्म है। एक्यू का मतलब होता है एक्वस, वीडियो पढ़ाते समय हमने बताया था। इसके बाद सोडियम सल्फेट, ये भी आपका जली हो गया, एक्वस होगा। और बेरियम सल्फेट ये आपका प्रेसिपिटेट होगा और छेप होगा, जो ठोस अवस्था में रहेगा, सॉलिड। और सोडियम क्लोराइड ये भी आपका एक्वस में रहेगा, तो इसकी अवस्था जली हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि जो बेरियम सल्फेट जो है ये आपका ठोस अवस्था में है, बाकी जो है तीनों आपके जलीय अवस्था में है। ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल में अपक्रिया करके क्या बनाएगा। तो यहाँ पर सबके सब आपके जलीय अवस्था में होंगे, H2O आपका लिक्विड अवस्था में होगा। तो समीकरण लिखे उसको संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आप जानते हैं कि सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो कुछ लोग कहेंगे पुट्टी भी होता है। तो पुट्टी सफेदी करने के लिए नहीं होता है, बल्कि सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है, चूने का प्रयोग होता है। चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर उसके साथ जल मिला दिए तो खाने वाला हो जाएगा, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। तो सफेदी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है। समीकरण लिख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना सब ठोस होता है और जल में जब घोलेंगे जल लिक्विड होता है। इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जली विलयन प्राप्त होगा, उसके साथ साथ ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो अगर आप एक परख नली ले लें, सब कुछ करिए कि हम परख नली ले लिए और इस परख नली में हमको लेना है जल ले लिए। ठीक। अब इसका विद्युत अपघटन करेंगे, तो विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें से दो गैस निकलेगी। इसमें आप क्या लिए भाई, जल, सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से H2O बना है। तो जाहिर सी बात है, जब इसको आप गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। तो दोनों में देखा जाए तो इसमें जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना होता है, 2:1। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन जो होता है वो दोगुना होता है। तो दोगुना होता है, दोगुना मात्रा में निकलेगा भी। तो उसका संगठन 2:1 अनुपात में होने की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दोगुना मात्रा में निकलेगी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो लोहे की कील यानी फेरस और कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, अगर हम समीकरण की बात करें तो CuSO4 प्लस फेरस, यानी ये जो आपका होगा नीले रंग का होगा। और इसके बाद फेरस से जब आप क्रिया कराएंगे तो FeSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका हुआ हरा रंग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हरा रंग प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि फेरस जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को फेरस जो है विस्थापित कर देता है। तो जब विस्थापित कर देगा तो इसका हरा रंग आ जाएगा और यहाँ पे नीला कलर था। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, उष्माशोषी की बात करेंगे। तो उष्माशोषी में उष्माक्षेपी का उल्टा होता है, यानी जिसमें अपक्रिया होने के लिए जो है उष्मा बाहर से दी जाती है, उसको उष्माशोषी कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको विकसित करने के लिए हम बाहर से उष्मा देंगे, तब जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विकसित होगा। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न है, श्वसन को उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो जब भी ग्लूकोज टूटता है तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी हमको मिलती है तो हम कोई कार्य कर सकते हैं ना।
तो जब कोई कार्य कर सकते हैं तो जाहिर सी बात हमको जब ऊष्मा मिली तभी तो हम जो है कार्य किए। तो इस तरीके से अगर इसका हम समीकरण लिखें तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6, क्या होता है C6H12O6 प्लस O2। इसका जब आप विघटन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऑक्सीजन। देख लीजिए समीकरण C6H12O6 प्लस O2 विघटित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस, तो यहाँ पर हमको ऊष्मा की प्राप्ति हुई। तो जब ऊष्मा की प्राप्ति हुई तो इस तरीके से ये आपकी ऊष्मा क्षय की क्रिया है। तो बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं किए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है, वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो उसको हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाता है तो उसको हम संयोजन कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। तो आपको हमने बता रखा है वीडियो में, देख लीजिएगा आराम से। इसके बाद अगला प्रश्न है, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिनमें से ऊष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसमें भी हमने आपको वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है। तो विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व के लवण को वहां से विस्थापित करता है। मतलब कि एक विस्थापन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थ यानी जो उसके दूसरा अभिकारक होगा उसके साथ जो अपक्रिया कर रहा होगा उसमें से किसी एक को विस्थापित करेगा, तो इसको आप एक विस्थापन कहेंगे। और द्विविस्थापन की बात करें तो मान लीजिए कि अगर 5 उंगली इसमें है 5 उंगली इसमें है, तो कुछ उंगलियां इसमें की इसको विस्थापित करेंगी और कुछ उंगलियां इसमें से इसको विस्थापित करेंगी। तो इस तरीके से ये द्विविस्थापन होता है। तो अब कोई समीकरण उदाहरण अगर हम ले तो उदाहरण हमने आपको विस्थापन का भी बताया है और द्विविस्थापन की बताया, एक विस्थापन दो विस्थापन दोनों का बताया है, दोनों को आप देख सकते हैं। जैसे Fe जो है ये Fe2O3 प्लस Al, यहाँ पे देखा गया तो एल्युमिनियम फेरस को विस्थापित किया, एक विस्थापन हो गया। फिर हमने AgBr प्लस NaNO3 लिखा है, उसमें देखेंगे तो AgNO3 हो जाता है और NaBr हो जाता है, तो वो द्विविस्थापन का हो जाता है। उनमें दोनों पद विस्थापित होते हैं, इसमें एक पद विस्थापित होता है, ये अंतर होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करेंगे हम, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये सॉलिड हो गया और एक ये जो आपका एक्वस हो जाएगा, जली हो जाएगा। फिर अपक्रिया कराएंगे तो कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag सॉलिड। तो इस तरीके से हम सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से का सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन कराते हैं। ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। अगला देखें प्रश्न, अवक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ का अवक्षेप प्राप्त होता है। किसी पदार्थ का कोई भी अपक्रिया कराते हैं, यदि उसमें अवक्षेप प्राप्त होता है तो अपक्रिया अवक्षेपण होती है। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करा दीजिए। किसी सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 अपक्रिया कराएंगे तो BaSO4 प्लस NaCl, तो BaSO4 आपका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका समीकरण हो जाएगा। फिर अगली